नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दवंगन आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर MCQs कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था और ये सेकंड पार्ट है। और अगर आप में से कोई भी सीजी व्यापम या CGPSC का प्रिपरेशन कर रहा है तो उस दृष्टि से ये जो भी वीडियो होगा ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में मैंने थोड़ा फेरबदल किया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया है इसमें। कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे थे और उसका आंसर मैंने डायरेक्टली बता दिया था। काफ़ी फास्ट वीडियो था और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी था। बट इस बार हम कैसे करेंगे कि हम है ना क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके साथ साथ हमने है ना क्या किया, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है ताकि दिमाग में है ना माइंड पे कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए कि ये आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाल किला में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था। देखते हैं हम हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लाल किला में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर, देखिए आंसर यहां पर है, बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं यहां पर। 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान उसे पकड़कर रंगून म्यांमार जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे होंगे, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, लाल किला के मुगल अस्तित्व वाले, ठीक है, पतन के साथ समाप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी एक अगर क्वेश्चन बन पाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान उसे पकड़कर, मतलब किसे, बहादुर शाह जफर को पकड़कर किस जेल में बंद किया गया था, तो आप यहाँ पर आंसर भी डाल सकते हैं, ठीक है, रंगून म्यांमार जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि में ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? कौन सा संधि था? पुरंदर का संधि, वाडगांव की कन्वेंशन, बेसिन की संधि प्रोबेबली, और सालियाबाई की संधि, ठीक है, सालबाई की संधि, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, उसमें आप इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं सारा अच्छे से। बसई की संधि अथवा बसीन की संधि, मतलब बेसिन की संधि यही है, ठीक है। संधि 31 दिसंबर 1802 में भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बाजीराव आपने मूवी तो देखा होगा, ठीक है, रणवीर सिंह, ठीक है, दीपिका पादुकोण वाला, ठीक है। तो वो उन्हीं की द्वितीय वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह मराठा महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था, ठीक है। और इसके फलस्वरूप 1818 में ईस्वी में पेशवा के पश्चिम भारत के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी संधि थी? ये थी बसई की संधि। तो आंसर होगा बेसिन की, ओके, आंसर होगा ये बेसिन की संधि, ओके। आगे देखते हैं, पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए थे? आपको क्या लगता है? चलिए ऑप्शन से ढूंढते हैं, ठीक है। मराठे वीरता से नहीं लड़े थे। क्या आपको लगता है कि मराठे वीरता से नहीं लड़ेंगे? सीरियसली नहीं। मराठी शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, प्रोबेबली हो सकता है। मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी। क्या आपको लगता है ये भी कोई आंसर होगा? स्थानीय जनता में मराठों को बाहरी लोग माना। क्या आपको भी ये लगता है? देखते हैं, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से ज़्यादा ताकत होने के
बावजूद मराठे बुरी तरह हार गए। ठीक है, तो ज़्यादा ताकत होने के बावजूद, मतलब ये क्या था, बराबरी नहीं कर पाए, ये आंसर होगा। चलो तब भी देख लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इस जंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी एक मराठे की जान नहीं गई। देखिए, मैं सारे डिस्क्रिप्शन देने का मैं आपको कारण बता रहा हूँ। कई बार क्या हो जाता है ना कि हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, इमेज बन के क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। तो एग्जाम हम जाएंगे ना तो जो इमेज बना रहता है ना उस हिसाब से, मतलब कहानी बनी रहती है ना, तो उस हिसाब से हम जब जाके एग्जाम में बैठते हैं ना तो वो कहानी हमको याद आता है और हम तुरंत आंसर में टिक मार देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखते हैं, 261 वर्ष हो चुके हैं 2022-2021 के हिसाब से इस जंग को पानीपत का काला आंब में वीर मराठों को याद किया गया, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कारण था। कारण था ये, एक मिनट, कारण था मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? क्या लगता है आपको? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुंजरावाला या पेशावर? ठीक है, मैंने क्या बोला, रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है, तो धार्मिक राजधानी क्या होगा? धार्मिक राजधानी देखते हैं, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी बनाई थी। किसे? अमृतसर को। तो इसका आंसर होगा अमृतसर। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव बालाजी, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? आगे देखते हैं, बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ आंसर मिल गया हमको। इसके शासनकाल 1740 से लेकर 61 ईस्वी की बात है ये, में मराठा राज का सर्वाधिक प्रसार हुआ। इन्होंने सर्वाधिक जो प्रसार किया था मराठा राज का, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत का तृतीय युद्ध था। इस युद्ध में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, बालाजी बाजीराव के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? पानीपत का तृतीय युद्ध था। इस युद्ध में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तो यहाँ पर एक और आंसर बनता है, पानीपत के युद्ध पे मराठों को किसने परास्त किया था? तो कौन था? अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं, यहाँ पर टिक मार देते हैं अपन, सॉरी क्या को मार रहा हूँ मैं टिक, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ओके। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में या इलाहाबाद में? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब अशीफुद्दौला ने 1784 और 94 के मध्य बनाया था। ठीक है, इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए डबल बार हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। ठीक है, और ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, भूल भुलैया भी बोला जाता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मतलब इमामबाड़ा को क्या बोला जाता है? बड़ा इमामबाड़ा को तो भूल भुलैया भी बोला जाता है। इसको अवध के नवाब अशीफुद्दौला ने क्या बोलना चाहिए 1784 लेकर 94 के बीच में मध्य बनाया था। तो किसने बनाया था? असीफुद्दौला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और डिस्क्रिप्शन है। इस इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला, ठीक है, आसफुद्दौला सेम टाइप का ये, ने 1784 में अकाल रहित परियोजना के अंतर्गत करवाया था। इस विशाल गुंबद नुमा हॉल में 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अनुमानतः इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। भैया कब की बात कर रहे हैं? 1784 में 5 से 10 लाख क्या होता है? ठीक है, यही नहीं, इस इमारत के पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। भैया कितना पैसा तुम लूटे यार हमसे। ठीक है, तो ये मतलब भारत से लूट के सारा चीज़ किए हैं। तो उस समय की बात कर रहे हैं, 5 से 10 लाख रुपए, मजाक नहीं होता। तो इसको कैसे याद करोगे? 5 से 10 लाख रुपए, लाख रुपए लग रहा है ना। ठीक है, लाख रुपए लग रहा है। तो लाख रुपए से याद करें ना लखनऊ। क्या बोला मैं? लाख रुपए से याद करें ना लखनऊ। ठीक है, आगे देखते हैं। सिख सेना कहलाती थी अकाली या सिंह दल या खालसा या गुरुद्वारा? ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर। सिख खालसा सेना, क्या लिखा है? पंजाबी मिथ वालमा छैन। ठीक है, सिख खालसा फौज खालसा की सेना थी। तो आंसर क्या है? खालसा। ठीक है, खालसा, जिसका गठन 1598 में हरगोविंद सिंह ने किया था। इसे खालसा या
केवल सिख सेना भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? खालसा या केवल सिख सेना भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सिख गुरु हरगोविंद ने सर्वप्रथम सिखों में सैनिक भावना पैदा किया था, ठीक है, और सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ते हुए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की, ठीक है। तो इसे आगे भी कौन बढ़ाया, किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाने वाले पर्सन भी कौन थे? देखो, सबसे पहले कौन थे? सिख गुरु हरगोविंद जी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सैनिक भावना पैदा किया। उसके बाद आगे कौन थे? 10वें गुरु जो गुरु गोविंद जी थे, उन्होंने भी इसे बढ़ाते हुए 80,000 की बड़ी सेना बनाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? खालसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी। ये क्या देती है? मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी कैसे होगा? चलो आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर 1775 से लेकर 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह, ठीक है, शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। क्या मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह? तो आंसर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन था यहाँ पर, मतलब आंसर वो था, ठीक है, अंतिम मुगल शासक, ये दिख गया। चलो आंसर तो यही है, ठीक है। तब भी देख लेते हैं आगे, ठीक है। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों को नेतृत्व किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि किस मुगल शासक ने, ठीक है, किस मुगल शासक ने 1857 की क्रांति में भारत के सिपाहियों का नेतृत्व किया था? तो भैया यहाँ पर हो सकता है मुगल साम्राज्य के जो कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु होगी। पहला क्वेश्चन था, उसका डिस्क्रिप्शन और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अंतिम मुगल शासक। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम से अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालानुक्रम है। क्या था? कलकत्ता से शुरू हुआ था, या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत? नहीं। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता? नहीं। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता? प्रोबेबली। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई? प्रोबेबली। चलो आंसर यहाँ पर खोजते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक केंद्र निम्न क्रम में के अनुसार स्थापित थे। क्या थे? सूरत में सबसे पहले था, फिर मद्रास था, फिर बम्बई था, फिर कलकत्ता था। सूरत 1612, मद्रास में 1639, ठीक है, बम्बई 1683 और कलकत्ता है 1698। तो क्या सूरत संबक, तो क्या है? ढूंढते हैं यहाँ पर संबक क्या है? समबक, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? अब यहाँ तो अच्छे से याद होगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तब भी पांडुचेरी बिल्कुल हो सकता है, माहे, गोवा कैसे हो गया यार? गोवा में तो पुर्तगाली लोग आए थे, वास्को डी गामा, ठीक है, अल्बुकर्क बोल के भी थे, ठीक है। और गोवा ऐसी मतलब जगह थी जो मतलब बोलना चाहिए सबसे बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की। मतलब गोवा वाले, मतलब ये जो पुर्तगाली थे वही लोग थे, पुर्तगाली लोग, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, यही लोग थे जो सबसे लेट छोड़ के गए थे इंडिया को, ठीक है। तो गोवा तो नहीं होगा, ठीक है। और चंदर नगर। चलिए आगे आंसर देखते हैं। तो कौन? फ्रांसिस शासक के क्षेत्र कौन से थे? पांडिचेरी, कराइल, यमन, माहे और चंदनगर। तो माहे और चंदनगर, पांडिचेरी आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ कौन सी नहीं थी? नहीं में आएगा गोवा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? क्या पुर्तगाली थे? फ्रांसीसी थे? नहीं। अंग्रेजी थे? डच थे? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली थे, देख लेते हैं इसके बारे में। पुर्तगाली 1998 में वास्को डी गामा द्वारा भारत में पहली यात्रा थी, ठीक है। सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली गोवा 1961 थे। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी को, डच को, आपको क्या लगता है? पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? आगे देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, जो एक पुर्तगाली था। देखिए, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि भारत की जो खोज की थी ना, भारत की खोज वो वास्को डी गामा ने की थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत की खोज उन्होंने नहीं की थी। भारत
कि समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने किया था। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, भारत की खोज उन्होंने नहीं की थी, भारत की खोज तो हो चुकी थी, ठीक है, लोग तो रह रहे थे ना भैया यहाँ पर, क्या 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 दिक्कत है। भारत को की समुद्री मार्ग की खोज, पहले भी रास्ते हुए करते थे, लेकिन वो मतलब बोलना चाहिए प्रॉपर समुद्री डायरेक्शन से नहीं थे, वो जमीनी डायरेक्शन से थे, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज उसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमेरिन, ठीक है, जमेरिन, ठीक है, तो वो बोल रहा था भाई वास्को डिगामा तू मेरी है, मेरी है, या ऐसे याद कर सकते हो, आ जाओ भैया जम जाओ, तब तो जम गए, ठीक है, तो ऐसे करके याद करें ना। तो शासक जमेरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारी ने उनका विरोध किया। अब वहाँ पर तो बिजनेस करने आया था, तो भैया स्थानीय व्यापारी लोग को तो दिक्कत हो जाता ना, अरे भाई हमारा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, आप तो जाइए भैया यहाँ से, लेकिन वो जमेरिन को बड़ा खुशी हो रहा था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग की खोजने का श्रेय भी वास्को डिगामा को जाता है। साथ ही वास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वास्को डिगामा को क्या बोला जाता है, तो वास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को, क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाली था, ठीक है। भारत में प्रमुख फ्रांसिस बस्तिस बताइए, ठीक है। तो अभी हमने देखा था पांडिचेरी, हमने देखा था दमन, हमने देखा था, और कोचीन हमने देखा था, आगे भी देख लेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में। और गोवा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले ही बोला पुर्तगाली का था, ठीक है। आपको गोवा का याद होगा, मतलब आप आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों का ड्रीम कंप्लीट हुआ है। वैसे तो प्लान बनते ही रहता है गोवा का, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं होता, बट मेरा बना था, बना भी था, और हम जाके होके भी आ गए। तो हमने देखा था पूरा, मतलब पुर्तगाली जो बस्तियाँ हैं अलग ही लेवल का है, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, अलग ही लेवल का है, जो मतलब बोलना चाहिए गोवा, फ्रांस, ये हाँ ठीक है, गोवा बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून है गोवा में, एक बार ज़रूर जाइएगा। और मैं तो बोलता हूँ एक बार नहीं यार 10 बार जाओ अगर आपको मौका मिल रहा है, और गवर्नमेंट जॉब तो पक्का लगाओ, मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जब पैसे होते हैं ना आपके हाथ में, तो मतलब वो डर नहीं रहता, ठीक है। माँ बाप के पैसे पे कब तक रहोगे यार, ठीक है। मतलब कई लोग को मैं देखता हूँ कि मतलब सालों सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों सालों से लगे पड़े हैं, एंड उनको फील भी नहीं होता यार घर वाले के पैसे लेके बैठे पड़े हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। जिसको करना होता है ना वो एक फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट पे ही मार देता है, ठीक है। और आई डोंट नो पढ़ाई से लेकर लोगों को इतना ज़्यादा क्या इशू है, मैं देखता भी हूँ, थोड़ा अपनी पर्सनल फीलिंग भी यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। कई लोगों को लगता है यार मैथ्स बहुत हार्ड है, कई लोगों को लगता है वो मतलब बोलना चाहिए इतिहास बहुत ज़्यादा हार्ड है। पढ़ने वाले के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, पढ़ने वाले का ना कुछ भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। अगर एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज आप कर गए ना तो हो जाता है काम। और मैं आपको एक और चीज़ में बताना चाहता हूँ, कई लोगों का माइंडसेट ये भी रहता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, अभी जैसे व्यापम एग्जाम तुरंत तो नहीं ले रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ पीएससी एग्जाम अभी लेने वाला है, ठीक है। कई लोगों को दिमाग क्या रहता है लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करेंगे, मैं उसको लेकर भी आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन भैया इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाला ये दिमाग मत रखे रहो, ठीक है। उसमें भी कई लोगों का बैक लग जाता है, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करते थे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऐसा तो आप गलती ना ही करें, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से बचें। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी फैक्ट अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, कारण आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसका एक ही कारण है कि आप उसको पढ़े ही नहीं हो ढंग का। अभी आप बोलोगे कि भैया आप विवेकानंद हो और फर्स्ट विवेकानंद हो और फर्स्ट लर्निंग में ही आप बोलोगे कि मैं निकाल लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं है। आपको पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि फर्स्ट रीडिंग सब सब्जेक्ट का कर लो, सब सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग कर लो, मैथ्स भी एक बार बना लो। फर्स्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आता भैया, अगर इतना ही समझना रहता तो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका टारगेट होना चाहिए सेकंड रिवीजन पे आप जाओ, सेकंड रीडिंग पे जाओ, थर्ड रीडिंग पे जाओ, आपका टारगेट ये होना चाहिए। रिवीजन में जाओ, जैसे हम बुक पढ़ते थे, मैं बुक पढ़ता था, मुझे बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है, पढ़ता हूँ, ठीक है, बुक्स पढ़ना, ठीक है। तो बहुत सारे बुक होते हैं, लोक व्यवहार एक बुक है बाय डेल कार्नेगी, ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो ये जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। वो माइंडसेट आप थोड़ा चेंज करो, ठीक है ना, डर के रहने से नहीं होगा, ठीक है। और ये जितना भी जात पात वाला चल रहा है वो सारा भी हटे रहेगा, ओबीसी एसटी एससी जनरल, जो मेहनत करता है उसका लग जाता है, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप समझ जाओ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा था रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक पढ़ने के बाद है ना फर्स्ट रीडिंग में ना हर बुक समझ पे नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी इंग्लिश वाले बुक सारे समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे ही फर्स्ट रीडिंग पर सेकंड रीडिंग पहुंचते ही हाँ अच्छा यहाँ पर ये बोलना चाहता था, ओके ऐसा समझ में आता है। तो वो ओके समझने के लिए भी ना हमको फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही सेकंड रीडिंग हो जाएगा, थर्ड रीडिंग में आप पहुंचोगे ना, आपका जो बोलना चाहिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भाई मतलब 4 चांद लगा देगा, आप भयंकर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप फर्स्ट रीडिंग सारी सब्जेक्ट का लगाओ, दिन रात एक कर दो, सुबह 5 बजे उठो, ठंड है तो भी चलेगा, लेकिन सुबह 5 बजे उठो
रात को क्या बोलना चाहिए, 1-11-10 10:30 11 बजे तक सो जाओ, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ। सोशल मीडिया भाई, गवर्नमेंट जॉब लगाना, सोशल मीडिया टाटा बाय कर लो। एक बार गवर्नमेंट जॉब लगाना, उसके बाद सोशल मीडिया की खदान खोद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है। ज्ञान दे रहा हूँ, हाँ देना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। इतने सारों से लगे रहोगे और माँ बाप के पैसे उड़ाते रहोगे तो बुरा तो लगेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं उड़ाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेहनत करें तो बहुत अच्छी बात है। और इस मेहनत को फर्स्ट टाइम मेहनत करो और ऐसा मतलब फर्स्ट स्लॉट में ही खत्म कर दो, ठीक है। तो समझ में आया, सोशल मीडिया से दूर रहो, रिवाइज करने के ऊपर फोकस करो। वन टाइम रीडिंग तो सबका कर लो, सेकेंड टाइम भी कर लो। आपका टारगेट होना चाहिए तीसरा चौथा टाइम, ठीक है। आपको याद होगा वो अपना बॉक्सर थे ना मोहम्मद अली, ठीक है। तो वो क्या करते थे अपना जब वो पुशअप करते थे तो पुशअप या चिनअप जो भी करते थे उसमें वो गिनना तब शुरू करते थे जब उनका मतलब हालत ख़राब हो जाता था। मतलब जिस टाइम वो क्विट करने का मूड होता था ना, वहाँ से शुरू करते थे, 1 2 3। अब भैया उनसे पूछा गया, भाई ऐसा कैसे कर ले रहे हो आप, हाउ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। तो बोलते थे कि भैया ये तो मेरा ही तरीका है, इसी तरीके से, क्योंकि मेरे को अपने कंपटीशन से आगे रहना है, ठीक है। और वो जब जब ट्रेनिंग करते थे, थक जाते थे, फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। फिर उनको पूछा जाता था, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो बोलते थे जब जब मैं ट्रेनिंग बंद करता हूँ तो उस समय मुझे समझ में आता है कि मेरा जो कंपटीशन होगा, ठीक है, कंपटीशन जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा और मेरे से आगे बढ़ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। और इसी कारण मोहम्मद अली जो थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी बोलने वाला था, मोहम्मद अली जो थे, ठीक है, वो सबसे बड़े क्या बने, बॉक्सर बने, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन से अलग होना चाहते हैं, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, इतने सारे धुरंधर मार्केट में पड़े हैं ना, जो इस बीच में जो खाली टाइम था उस बीच में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर चुके हैं, हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ चल रहे थे। भैया कंपटीशन तो ऑलरेडी हाई है, अभी भी आप रिवाइज नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगे, एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे होएगा बताओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब लगाना है तो ये सबसे पहले करना जरूरी है। एंड साथ साथ में इस ज्ञान के साथ एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको ट्रिक्स के जरिए और सही तरीके से आपको लगता है कि फर्स्ट स्लॉट पे निकाल दे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको कारण बता रहा हूँ, ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, घर बैठे बैठे पढ़ लोगे, अपने टाइम में पढ़ लोगे। अगर आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कहीं पर भी कैसे ही पढ़ रहे हो, ये जो कोर्स बना हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लायक बना हुआ है। सारा चीज़ समझा देता हूँ। मेन क्या है, ट्रिक्स याद करने का टेक्निक, ठीक है। अभी बुक पढ़ते रह जाओगे, याद ही नहीं हो रहा है और कई साल लगा दोगे, उससे अच्छा प्रॉपर नोट से और विद ट्रिक्स आप पढ़ो, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताता रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ोगे, दिन में 8-8 घंटे पढ़ोगे और 1.5x या 1.75 या 2x में पढ़ रहे हो, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, रिवाइज भी अच्छा कर लोगे और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा आज ही के आज, ठीक है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे साइड में ऐप का हमने वो दिया हुआ है, मतलब फोटो दिया हुआ है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करो, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कर लो कोर्स, ठीक है, फुल व्यापम कोर्स, कोई भी एग्जाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कल के डेट में आपके पास 1 2 3 4 एग्जाम लगे रहेंगे तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। आज डेट में लोगों को एक एग्जाम नहीं लग रहे हैं, ठीक है। कल की डेट में 1 2 3 एग्जाम लग जाएगा, अच्छा लगेगा। उसमें से आप चूज करना, अरे नहीं यार इस एग्जाम में नहीं इस एग्जाम मतलब इस जॉब में नहीं जाऊंगा यार, मैं उस जॉब में जाऊंगा। अच्छा पटवारी में इसलिए जाऊंगा, ठीक हर महीने हर दिन कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, ठीक है, जैसा जॉब, ठीक है। तो आपके ऊपर चॉइसेस रहेगा। हॉस्ट वार्डन में लग गया, उधर मान लो एसआई भी लग गया, उधर मान लो आपका पटवारी भी लग गया, ठीक है, जो भी व्यापम के एग्जाम आ रहे हैं वो भी लग जा रहा है। कैसा सीन कैसा रहेगा सोचो, मतलब आपके घर में आपके आसपास के माहौल में खुशी कैसा रहेगा, ये तो सोच के देखो एक बार। और आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, मेन है दुनिया क्या बोले तो छोड़ दो, आपका कॉन्फिडेंस। जहां मार्केट में लोगों को जॉब नहीं लग रहा है और आपका जॉब लग जा रहा है विद सही ट्रिक्स एंड टेक्निक, सही द्रोणाचार आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अर्जुन बनना है या एकलव्य बनना है, दोनों के लिए आपको द्रोणाचार होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर सही धनुर्धर बनना चाहते हो तो, और सही तरीके से एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करो और साथ साथ में वहां पर जाकर सीजी व्यापम का फुल कोर्स जरूर खरीदो और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई आज से ही बेहतरीन तरीके से करना शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर हमने कंप्लीट किया था। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो देखते हैं 1960 में, नहीं 1620 में, 1664 में या 1604 में। क्या लगता है, 1664 देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, एक व्यापारिक संस्था थी। इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करना था, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो इसका आंसर है 1664, ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते थे, क्योंकि ये सारा चीज़ इंडिया उनसे ईस्ट में था,
ठीक है। तो आते थे, इंडिया नाम तो है, ठीक है, ईस्ट इस साइड है तो ईस्ट इंडिया, और कंपनी थी क्योंकि व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? कौन था इंग्लिश क्या बोलना चाहिए, सबसे पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो देखते हैं यहाँ पर, एलिजाबेथ नहीं, बंगाल नहीं, रेड ड्रैगन शायद, ठीक है, मैफ्लावर, ठीक है, देखते हैं आगे, मैफ्लावर, ठीक है। तो रेड ड्रैगन पहला ब्रिटिश जहाज था जो भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडीज के लिए कम से कम 5 यात्रियों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो रेड ड्रैगन इसका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब यूज़ कम से कम 5 यात्राओं के लिए किया गया था। अक्टूबर 1619 में एक डच जहाज, ठीक है, एक डच जहाज ने के बेड़े ने, ठीक है, रेड ड्रैगन पर हमला किया और उसे डुबो दिया, टाटा बाय हो गया। तो कौन सा था सबसे पहले अंग्रेज जहाज? था रेड ड्रैगन, ठीक है। अंग्रेज लोग होते हैं ना लाल लाल से, ठीक है, मतलब पिंक पिंक से हो जाए रहते हैं, तो ऐसे याद करना, रेड ड्रैगन, ड्रैगन टाइप के थे, तभी तो इतना लूट के गए, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, ठीक है। तो कौन था? कलकत्ता, सूरत या मद्रास या बंबई? चलिए आंसर देखते हैं आगे। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था, आंसर तो यहीं मिल गया। आगे देखते हैं, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। बाप रे, इतना बड़ा कंपनी का नाम, ठीक है, चलेगा। भारत में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया था जिससे वह अंग्रेजियों को सूरत में एक फैक्ट्री और खोलने और भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे। तो किसके पास गए थे अंग्रेज सबसे पहले? जहांगीर के दरबार पे गए थे अंग्रेज सबसे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सूरत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान भारतीयों में भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था? अभी हम पुर्तगाल के ऊपर बात कर रहे थे और गोवा के ऊपर भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कोचीन तो उनका था ना अपना, ये फ्रांसिस का। गोवा ही होगा 100%, कालीकट या कन्नौज। चलो आगे देखते हैं आंसर क्या है। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, प्रारंभ बनाया गया था। लेकिन मेन की बात करें हम लोग, 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यकाल कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबे अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा था, ठीक है। तो आंसर है गोवा, ठीक है, आंसर है गोवा, ठीक है, ये गोवा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। क्या आंसर होगा? वास्को डिगामा? नहीं भैया, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यही आंसर डालेंगे क्योंकि सब उनको लगेगा भैया वास्को डिगामा सबसे पहले आया था। नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं ये काट, ठीक है। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, अल्फेंसो डे अल्बुकर्क, ठीक है, नाम भी अजीब यार, ठीक है। और रॉबर्टो डे नाबेली, ठीक है। तो ये अल्बुकर्क याद रखे रहना इस नाम को, ठीक है। 1509 में अफेंसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली का गवर्नर बन गया। वह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया और उसे गोवा पर कब्जा कर लिया। तो ये देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले देखो, अफेंसो द अल्बुकर्क, ठीक है। तो मान लो गोवा पर वो करने वाला कौन था? अब्बू बोलते थे उसको, ठीक है। पुर्तगाली था लेकिन उसको तब भी अब्बू बोलते थे, ठीक है। ऐसे करके याद करना, ठीक है, अब्बू, ठीक है। उसके साथ देखते हैं, वह पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक कौन था मतलब भारत पे? तो वो कौन था? ऐसा बोलेंगे यहाँ पर, अफेंसो द अल्बुकर्क, ठीक है। और 1510 में बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया उसने और उसने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन था? अल्बुकर्क। देखो, वास्को डिगामा में डाल देना भैया, वो तो भैया बस समुद्री रास्ता खोजने आया था, ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस करना चाहता था वो, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? समुद्री रास्ते खोज की बात करें, वही क्वेश्चन थोड़ा सेम टाइप का रिपीट हो रहा है ताकि आपका बोलना चाहिए बेस भी क्लियर हो जाए और साथ साथ में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे और इमेजिनेशन सही बन पाए, ठीक है। वास्को डिगामा बिल्कुल, अमूल्य सेन नहीं, क्रिस्टोफर नहीं, जॉन कॉबेट नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉप ऑफ क्या लिखा हुआ है? यही था क्या? हाँ, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। तो ये भी आप देख लेना, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और भारत और यूरोप के बीच में नया समुद्र मार्ग की खोज उसने की थी, ठीक है। और कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, तो कौन सा रास्ता था? कैप ऑफ गुड होप। तो ये भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। कैप ऑफ गुड होप किस रास्ते से आया था? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। और कब आया था? 1498। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वास्को डिगामा।
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? अब देखते हैं। फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट सेंट एंड्रयू, ठीक है, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विक्टोरिया। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है, तो आंसर यहाँ मिल गया, दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया, ठीक है, तो इंग्लैंड के सम्राट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, तो इसका आंसर होगा फोर्ट विलियम। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? अच्छा, महानतम, चलो देखते हैं भैया, तुम तो लूटने आए थे और महान बोलते हो अपने आप को। अल्मेडा, अल्बुकर्क, ठीक है, फ्रांसिस डैक, वास्को डिगामा। अभी आंसर फिर वास्को डिगामा, ऐसा मत कर देना भैया, ठीक है, नहीं है वास्को डिगामा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये देख लेते हैं। अल्फेंसो डी अल्बुकर्क को भारत के पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। कौन सा क्या बोले युद्ध था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या श्रीरंगपट्टम का युद्ध? प्लासी का युद्ध था बताओ, प्लासी का बक्सर का तो नहीं होगा कंफर्म, ठीक है, और ये श्रीरंगपट्टम का देख लेते हैं, वांडीवाश का देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। वांडीवाश के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने अपनी फ्रांसीस चुनौती का अंत कर दिया, क्योंकि इसमें फ्रांसीस को भयंकर हार हुई थी, ठीक है, तो कौन सा था? वांडीवाश, ठीक है, तो ऐसा मानो वॉश हो गया पूरा, किसका? फ्रांसिस वॉश हो गए, ठीक है, फ्रांसिस वॉश हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? अच्छा, बंबई को दहेज में दे दिए, किसको? चार्ल्स द्वितीय। अरे बाप रे, क्या 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 होता था भैया, बंबई को दहेज में दे रहे हैं भैया, बताओ, ऐसा हाल था पुराने ज़माने पे, ठीक है। फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क। आगे देखते हैं, ठीक है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया गया। अच्छा, ठीक है, ये देखो क्या था? पुर्तगाल की राजकुमारी थी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? पुर्तगाल की राजकुमारी, ठीक है, सेकंड आंसर सही है। आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने का पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए, ठीक है, ठीक है। असफ जाह, इस्माइल मुल्क नहीं, ठीक है, देवराय नहीं, जमेरीन में बताया था, जम जाओ भी बोल रहा था ना वास्को डी गामा को, भैया यहीं पर व्यापार कर लो, जम जाओ, ठीक है, तो यही है। और कृष्ण देवराय, नहीं आप तो नहीं हो, ठीक है, तो जमेरीन था। चलो आगे डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। वास्को डी गामा कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमे रहो से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न की, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? जमेरीन, ठीक है। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, शाह आलम। इसका आंसर है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। अली गौहर, जिसे शाह आलम II, यहाँ पर याद रखना, शाह आलम द्वितीय अली गौहर, ठीक है, के नाम से जाना जाता था, उस समय मुगल सम्राट के पद पर आसीन था। मराठा राज्य के अधीन उसे दिल्ली का सिंहासन सौंपा गया था, तो आंसर क्या होगा? ये कहाँ गया? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, कहाँ गया? शाह आलम द्वितीय, ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, किस संधि के तहत ब्रिटिश कालीन को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? ठीक है, तो हम तो वैसे कल पहले वाले में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर और मैं डिस्क्रिप्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपकी इमेजिनेशन सही तरीके से हो जाए, एक क्वेश्चन रिलेट ना हो। अवधि की संधि नहीं, ठीक है। अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद की संधि हो सकता है, चलो देखते हैं। इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और पूर्वी भारत के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, ठीक है। और इसमें इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे एक और वीडियो हम डालेंगे, पार्ट 3 रहेगा वो, और जिसमें हम क्या बोलना चाहिए, जो भी हम लोग देख रहे थे ये सारा चीज़ आगे रहेगा, ठीक है। तो वो 3rd नंबर का वीडियो होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ साथ में आपको जो भी अच्छा लगा ना इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और हम और भी वीडियोस लाएंगे
ताकि मतलब इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड साथ साथ में कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।